नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए क्या कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के अंक की। आइए कार्यक्रम में नजर डालें हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर और देखें खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास है। किसान भाइयों बहनों, जब भी बात होती है आम की तो इसे फलों का राजा कहा जाता है। इसकी मांग लगातार अच्छी बनी रहती है गर्मी के मौसम में, जिसके चलते इसकी खेती भी काफी अच्छे स्तर पर की जाती है। जितना जरूरी इसकी उपज हासिल करना है, उपज हासिल करते समय देखभाल करना है, उतना ही जरूरी काम है इसकी तुड़ाई भी करना और साथ ही साथ पैकिंग भी करना। अगर हम तुड़ाई अच्छे से कर लेंगे, पैकिंग अच्छे से करेंगे तो अच्छे दाम भी तो अर्जित कर सकेंगे। किस तरह से ये संभव आप कर सकते हैं, जानते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। भारतीय आम बेहतरीन गुणवत्ता और पोषक तत्वों से भरा है। सिर्फ एक आम दैनिक आहार की 40% जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये दिल की बीमारियों, कैंसर और कोलेस्ट्रॉल को रोकने में कारगर है। भारत में आम की करीब 1000 किस्में पाई जाती हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती कुछ किस्मों की ही हो पाती है। देश में इस समय 1575 हेक्टेयर जमीन पर आम के बाग लगे हैं, जिनसे 1 करोड़ टन फलों का उत्पादन होता है। प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात का नाम लिया जा सकता है। 23.47% की हिस्सेदारी के साथ आम की पैदावार के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। हमारा देश ताजे आम का बड़ा निर्यातक है। 2020-21 के दौरान यहाँ से 21,000 टन से भी ज्यादा ताजे आमों का निर्यात किया गया, जिससे लगभग 2 अरब 72 करोड़ रुपए की कमाई हुई। अच्छी आमदनी के लिए तुड़ाई, पैकिंग और मार्केटिंग का खास ख्याल रखना होगा। बहुत से किसान आज भी आम को डंडों से पीट कर तोड़ते हैं। ये तरीका बहुत गलत है और इससे फलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर पेड़ अभी छोटे हैं तो हाथ से ही तोड़ लीजिए और अगर बड़े हैं तो हार्वेस्टर की मदद ले सकते हैं। बेहतर होगा कि पेड़ों के नीचे जाल बांध दें। ऐसा करने से तुड़ाई के समय छिटक कर गिरने वाले फल सुरक्षित रहेंगे। तुड़ाई के बाद आमों को उनके आकार के हिसाब से अलग अलग छांट कर रखें। छोटे आम अलग और बड़े आम अलग। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि समान आकार के फलों का अच्छा भाव मिलता है। अगर आप छोटे और बड़े आकार के फल एक साथ रखेंगे तो ग्राहक जल्दी से आकर्षित नहीं होंगे। इसके अलावा सड़े गले और दाग लगे या अध कचरे फलों को भी अलग कर दें। बहुत से किसान आम को कार्बाइड से पकाते हैं। ये फलों को जल्द पका तो देता है, लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी आम पकाने के लिए कार्बाइड के इस्तेमाल पर रोक है। विदेशों में हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला आम ही भेजा जाता है, लिहाजा निर्यात के लिए साफ सुंदर फलों को ही भेजें। भारतीय आम बोर्ड ने आम को बाहर भेजने के जो नियम बनाए हैं, निर्यातकों को उस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ साल पहले तक आम को लकड़ियों की पेटी में पैक किया जाता था। प्लास्टिक के कैरेट का इस्तेमाल हो रहा है। कैरेट सस्ती पड़ती है और फल ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन निर्यात के लिए आपको गत्ते के डिब्बों की जरूरत होगी। इन डिब्बों में आम की सिर्फ एक तह बिछाई जाती है, क्योंकि ऊपर नीचे कई तह बिछाने से फल के दबने का खतरा रहता है। दबने के बाद खूबसूरत फल बदनुमा लगने लगता है। निर्यात पैकेटों में गोल गोल छेद होते हैं। किसी पैकेट में 6 तो किसी में 9 और किसी में 12 आम आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। किसान भाइयों बहनों, अगर हम अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव ले आएं, अपनी मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो निश्चित तौर पर हम सफलता हासिल कर सकते हैं, नए आयाम हासिल कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आज के हमारे सफल किसान ने। किस तरह का रहा है उनका कामयाबी का सफर, आइए जानते हैं। कृषि के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति अपनाना बेहद जरूरी है। आधुनिक तरीके से खेती कर किसान नई नई उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। रमेश चौहान ऐसे ही एक किसान हैं जिन्होंने खेती में आधुनिक तकनीक को अपनाकर सफलता हासिल की है। उनकी किसान यात्रा हरियाणा के पलवल जिले के एक छोटे से गांव औरंगाबाद से शुरू हुई। इनका जन्म एक खेतीहर परिवार में हुआ था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पढ़ाई के साथ साथ वे अपने पिता को खेती में मदद करते थे। वे अपने पिता और अन्य किसानों को खेती में काफी मेहनत करते देखते थे और सोचते थे कि इतनी मदद करने के बावजूद इन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। खेतों में सबको मेहनत करते देख रमेश चौहान ने सोचा कि वे कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाएंगे। उन्होंने खेती के गुण अपने पिता से सीखा था।
इसी बीच रमेश चौहान कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। यहाँ आकर खेती की बारीकियों को समझा। वे अपने पिता के साथ गन्ना, गेहूं, मटर, अरहर की खेती करने लगे। खेती के शुरुआती दौर में ही रमेश चौहान ने पाया कि इस तरह से परंपरागत खेती से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उनका मानना था कि परंपरागत ढंग से खेती में सीमित ना रहें, बल्कि वे वैज्ञानिक ढंग से खेती करना चाहते थे। साथ ही रमेश संरक्षित खेती भी करना चाहते थे। इस विषय में रमेश चौहान ने अपने पिता से चर्चा की। उनके पिता ने भी उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया। प्रगतिशील किसान संगठन से जुड़कर रमेश चौहान को आधुनिक खेती के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर इन्होंने आधुनिक और संरक्षित खेती के बारे में जाना और सीखा। आधुनिक खेती के बारे में जानने की जिज्ञासा ने इन्हें पुणे की तरफ आकर्षित किया। वहां जाकर रमेश चौहान ने फूलों की खेती के बारे में जाना। बैंक से लोन और कुछ साथियों की मदद से इन्होंने पॉली हाउस में गुलाब की खेती करनी शुरू की। फूलों की उचित देखभाल कर उन्हें सलीके से तोड़कर एक जगह रख बाजार के अनुसार उनकी पैकिंग होने लगी, जिसे बाजार ले जाकर बेचा गया। बाजार में इनकी फूलों की काफी तारीफ हुई, जिसे फूलों की खेती में रमेश चौहान को हौसला मिला। वे अब इस काम में पूरे समर्पण के साथ जुटे रहते हैं। रमेश चौहान फूलों की विपणन में भी पूरी सजगता से लगे रहते हैं। आज रमेश चौहान की सक्रियता ने किसानों के बीच उनकी छवि एक मार्गदर्शक के रूप में बनाई है। वे हमेशा किसानों के बीच अपने विचारों को रखते हैं, साथ ही गांव के किसानों से सलाह मशवरा भी करते हैं। रमेश चौहान कहते हैं कि गुलाब की खेती को और आगे बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉली हाउस लगाएं, जिनमें गुलाब उगाकर अपने गुलाब की किस्मों को भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंचाया जाए। रमेश चौहान को खेती में उनके इस योगदान के लिए अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिल चुके हैं। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डालें हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। किसान भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो आपकी उन्नति के लिए है। जी हां, उन्हीं में से एक योजना के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अब ये योजना क्या है, किस तरह से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आप इससे जुड़ कैसे सकते हैं, इन बातों की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। तो फिर आइए जानने के लिए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इसमें किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े दूसरे सौर बिजली संयंत्र लगाने जाने का प्रावधान है। कुसुम योजना के तहत किसानों को सिर्फ 40% रकम खर्च करनी होगी, बाकी 60% पैसा केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। बाकी 60% पैसा केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देंगी। सरकार का इरादा अगले साल यानी 2022 तक ग्रिड से जुड़े 7.5 हॉर्स पावर वाले 10 लाख कृषि पंपों को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करने का है। हरियाणा में ये योजना काफी सफल रही है।
साल 2020-21 के लिए कुल 15,000 पंपों को मंजूरी मिली थी। इनमें से 14,418 पंपों की स्थापना हो चुकी है। इस तरह प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में हरियाणा को पहला स्थान मिला है। राजस्थान में 3 करोड़ पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप को स्थापित करने का काम किया जा रहा है। 60% सब्सिडी में से 30% केंद्र सरकार और बाकी 30% सब्सिडी राज्य सरकार को देनी है। इस तरह किसानों को पंप लागत का महज 40% ही भुगतान करना है। शर्त यह है कि पंपों का इस्तेमाल सिर्फ सिंचाई के लिए किया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारें ज्यादा सब्सिडी भी दे रही हैं। इस तरह के सोलर पंप के लिए न बिजली चाहिए और न ही डीजल। यही वजह है कि ये न सिर्फ पर्यावरण हितैषी है बल्कि खेती की लागत को भी कम कर रही है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकता है। यही नहीं, अगर कोई शख्स चाहे तो सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए अपनी जमीन लीज पर भी दे सकता है। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। जिन्होंने अपनी भूमि लीज पर देने के लिए पंजीकरण करवाया है, उनकी सूची RREC की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। आवेदन करने के लिए 5,000 रुपए प्रति मेगावाट और GST की दर से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दिया जाता है। अगर कोई किसान अपनी जरूरत से ज्यादा सौर बिजली का उत्पादन कर रहा है तो वो उसे ग्रिड को बेच भी सकता है। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश की मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम भी उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और ये कैसे संभव हो सकता है? जब हमें पता हो कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी हो गई है। और इसे पहचानने के लिए हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना से कैसे आप जुड़ सकते हैं, कैसे इसे अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है।
इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होगी। साथ ही आपको एक विशेष जानकारी भी दे दें कि दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा आप कृषि दर्शन कार्यक्रम देख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, हमसे जुड़ना चाहते हैं आप तो क्या करना है, आपको ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है हमारी krishidarshandddk@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ बता दें आपको आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।